अपठित गद्यांश, जैसा कि देखो नाम से आपको क्लियर हो रहा है, अपठित, पठित यानी पढ़ना और यानी नहीं पढ़ा हुआ। गद्यांश ऐसा गद्यांश जो या पैराग्राफ जिसको आप बोलते हो जो हमने कभी पहले ना पढ़ा हो, उस पैराग्राफ को आपको एग्जाम में दिया जाता है और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं और वो उस पैराग्राफ को रीड करके उसी में से क्वेश्चन आंसर निकाले जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चों का बता रहे हैं, जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो क्या नोट करते हैं कि आप लोग क्या देखते हैं कि जो सेंटेंस मिल रहा है बस उस सेंटेंस के आगे और पीछे की लाइन लिख दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, पहले हमको ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है और पूछने के बाद उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो उसके कुछ नियम है छोटे, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ओके सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, जो कि मैंने अभी शॉर्ट में आपको समझा दिया है। गद्य का ऐसा अंश, अंश का मतलब होता है भाग, गद्य का ऐसा भाग जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया हो, यानी जिसको पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। क्लियर हो गया है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि अपठित गद्यांश किसे कह सकते हैं, यानी कि जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। आपके एग्जाम में दो तरह के जो क्वेश्चन बनकर आता है, जैसे नेक्स्ट ईयर आपका 10th क्लास रहेगा कि एक तो आता है पठित गद्यांश, यानी कि जो आपकी रीडर बुक है उसी के अंदर से पैराग्राफ, उस चैप्टर में से पैराग्राफ आएगा। वो पैराग्राफ को मैम ने भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ होता है, उसकी स्टोरी है, निबंध है, संस्मरण है या कोई एकांकी नाटक का कोई भाग है, उनमें से कुछ होता है, उसको आपको पूरी स्टोरी पता होती है और आप इजीली उसका आंसर कर पाते हो। लेकिन अपठित गद्यांश के अंतर्गत हम लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ बीच में से निकाल के गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, इस संस्मरण का है भाग है या निबंध का भाग है। तो वो सारी चीज़ें हमको उस पैराग्राफ को पढ़ करके समझनी और उसका जवाब देना होता है। प्राय अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना कि किस विषय पर ये लिखा गया है, उसकी भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजना, विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है। अवबोध क्षमता का मतलब है कि आपको कितना ज्ञान है, आपने जो रीडर जो मैम पढ़ा रही हैं या जो अब तक पढ़ा है उसके द्वारा आपको कितना अभी तक ज्ञान मिला है, जिसके द्वारा आप इस अपठित गद्यांश को क्लियर कर सकते हो, यानी उसके आंसर दे सकते हो। भाषा शैली के बीच में मैंने आपको बताया था कि उसकी भाषा कैसी है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, भाषा उसकी ब्रज भाषा है कि अवधि भाषा है। इस तरह से सारी भाषाओं के बारे में हमको उसमें व्यंग का प्रयोग किया गया है ना, कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाएगा, वो सारा हमारा भाषा शैली के अंतर्गत आता है। शायद एक बार पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। आगे देखिए, विद्यार्थियों द्वारा अपठित गद्यांश के भावार्थ, यानी भावार्थ का मतलब उसके पीछे छुपा हुआ भाव। एक तो शब्दार्थ होता है कि शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। दूसरा होता है हमारा भावार्थ, यानी इस शब्द का अर्थ अलग हो गया लेकिन इसके पीछे आप कहना क्या चाह रहे हो वो आपको बताना होता है। वह केंद्रीय भाव को समझकर उसका सावधानी पूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो यानी कि जब हम उस पैराग्राफ को सॉल्व करना चाहें, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस पैराग्राफ को 2 या 3 या 4 बार रीड करना चाहिए। बहुत छोटा पैराग्राफ आता है, आपके 10 लाइनों का पैराग्राफ है, लेकिन उसको पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप 3 बार जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किस पर बेस्ड है ना, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, इस गद्यांश के अंतर्गत क्या चीज़ बताना चाह रहा है या कहना चाह रहा है लेखक। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हो? आगे देखिए। ओके, अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से सुन लीजिए।
सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक उसके मूल भाव को आत्मसात करना चाहिए। ये चीज़ अभी मैंने बताई थी कि सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड करना है। आप क्या करते हो उसके लिए, जो आप गलतियां करते हो वो भी साथ के साथ बता रही हूँ। आप क्या करते हो, पैराग्राफ आया, क्वेश्चन आ गए, पैराग्राफ को एक बार रीड किया तो ठीक है। कुछ बच्चे तो उसको भी रीड करने में सोचते हैं टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये शब्द यहाँ से मैच हो रहा है, ये वाला सेंटेंस यहाँ मैच हो रहा है, उसके आगे की पीछे की लाइन लिख करके काम खत्म कर दिया। नहीं, क्या कह रहे हैं, फर्स्ट बिंदु हमें ध्यान रखने का है कि सर्वप्रथम हमें दिए गए अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। और क्यों लिखा गया है, उसमें किसके बारे में बताएगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने से पता चल जाएगी। सेकंड है, इसमें गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे प्रश्नों का हल करने में आसानी होती है। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि जब पढ़ाती हूँ हाथ में पेंसिल रखिए, शब्दों के अर्थ और जो भी मेन चीज़ें होती है उसको अंडरलाइन करते चलिए। अंडरलाइन करने से क्या होता है, एक तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा केंद्रित होता है, दूसरा जब हम क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं तो हमको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले उसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद उसे अंडरलाइन कर लेंगे अगर कोई खास बात लगती है तो। भाषिक संरचना और व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए बच्चे टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ निकल जाता है तो फिर उसको समझने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा टाइम का ध्यान रख लिया करिए। भाषिक संरचना यानी भाषाएं कैसी है, उसकी भाषा क्या है, एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। आपका इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त लिखे गए गद्यांश में तद्भव, इस शब्द का तद्भव या तत्सम रूप लिखिए। तो ये हमारा क्या होता है, व्याकरण संबंधी पार्ट हो जाता है। या गद्यांश में आए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए कि कौन कौन से शब्द हैं, कौन सी भाषा है, कौन से मुहावरे हैं, उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए आगे है शीर्षक संबंधी। देखो ये टॉपिक ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ डिटेल में। चाहती तो केवल आपको गद्यांश दे देती और कह देती कि इसके क्वेश्चन आंसर करो, लेकिन जब तक बेस नहीं समझोगे तो गलतियाँ करते चले जाओगे। शीर्षक संबंधी प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शीर्षक, जिस शीर्षक पर ये गद्यांश लिखा गया है, किस टॉपिक पे गद्यांश लिखा गया है, इन संबंधी प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात उसका उत्तर तर्क सहित लिखना चाहिए। यानी कि जब 2 से 3 बार जब आप उस गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गद्यांश किसी प्रदूषण के ऊपर लिखा गया है, किसी समस्या के ऊपर लिखा गया है, किसी के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। तो वो सारी चीज़ हमें उसका शीर्षक समझ में आ जाता है। समझ में आ गया? तो उसके बाद में ठीक जैसे मैंने आपको गद्यांश को पढ़ने के लिए कहा है, वैसे ही क्वेश्चंस को भी 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए हमें। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना आरंभ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ना तो गद्यांश को पढ़ा ना क्वेश्चन को पढ़ा, बस अच्छा ये वाली लाइन यहाँ लिखी, इससे ये मैच हो रहा है, चलो लिख दो आंसर। और हमें पता ही नहीं कि ये पूछ क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है, इसका मंतव्य क्या है, शीर्षक क्या है, कोई मतलब नहीं, बस मैच होना चाहिए, लाइन से लाइन मैच हुई और आप उसको लिख देते हो। सही उत्तर के विकल्प को चुनाव करते समय एकाग्र होना चाहिए तथा प्रश्न की प्रकृति पूरी तरह से स्पष्ट होने पर ही विकल्प का चयन करना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं, ये आपके जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए समझा रहे हैं कि जब आपके सामने 4 विकल्प दिए जाते हैं, किसी क्वेश्चन के या किसी प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उस प्रश्न को पढ़कर हर एक विकल्प से उसका वो संबंध बैठाना चाहिए कि क्या इसके संग ये मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने अरे ये वाला फर्स्ट वाला राइट है, तो ऐसा नहीं। पहले उस प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर मैच करो, माइंड में देखो। यानी कि मान लीजिए किसी के भेद के बारे में पूछा जा रहा है,
तो भेद देने से पहले या ये पूछा जाए उपयुक्त जो गद्यांश लिखा है उसका शीर्षक क्या किस पर आधारित है ना, ये किस पर आधारित है गद्यांश, तो आप उसको एक ये शब्द ये मैच हो रहा है, एक ये शब्द मैच हो रहा है, एक ये शब्द मैच हो रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप उसको जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर किस चीज़ को लेकर के लिखा गया है। आपस में दोनों में मेल बैठाने के बाद में ही उस प्रश्न को राइट करना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे ये बुक है कौन सी है? बेटा ग्रामर करवा रही हूँ, अपठित गद्यांश समझा रही हूँ आपको। ओके। अंत में विद्यार्थियों को एक बार सभी प्रश्नों के लिखे गए उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। और जब मान लीजिए उसमें से 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं या 5 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर पढ़ना चाहिए कि क्या मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर सही है या नहीं है। आगे देखिए, अपठित गद्यांश के प्रश्नों का हल करते समय ध्यान रखने योग्य। अब ये तो आपको सुझाव तरीके बताए थे, अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ें तो करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देखिए। गद्यांश के भावार्थ मूल भाव को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढ देने चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं इसको भी कौन पढ़ेगा, अपने हिसाब से उत्तर लिख दो, जबकि वो गलत होता है। तो ध्यान रखिए कि उस सेंटेंस जो आपका गद्यांश है उसमें से ही उसका उत्तर निकल करके आना चाहिए। नेक्स्ट है, लेखक के विचार को ध्यान में रखकर ही सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव अपने उत्तर के रूप के अनुसार करना चाहिए। कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेखक ने यहाँ पर गद्यांश लिखा है वो गद्यांश किस भाव या किस विचार को लेकर के लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप उस चारों विकल्प में से उत्तर देने चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही देना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने अभी जैसे बताया था कि अपने मन से इसमें नहीं लिखना होता है, केवल आपको जो गद्यांश में आपको जितना समझाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर निकाल करके लिखना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर सारे नियम मैंने आपको समझा दिए। अब एक बार इसको समझ लो। एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक गद्यांश में करवा के दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इन पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश में क्या है, ध्यान से सुनना है। एक बार पूरा पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझ में आ गया? स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब विलोम होते हैं, वो इस दिशा में तो इस, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ादी का मतलब है जो हमारे मन में आएगा हम वो करें, चाहे वो गलत हो या सही हो। जबकि अनुशासन का मतलब होता है कि आपको बाउंड किया जाता है किसी एक सीमा के अंदर, किसी एक नियम के अंतर्गत, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं होती है। क्लियर? हाँ, इसमें लिखा है स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है स्वतंत्रता का बचाव, पर क्या सुरक्षा में स्वतंत्रता है? यहाँ पूछ रहे हैं कि रक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि रक्षा करना, और लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य है स्वतंत्रता का बचाव, यानी स्वतंत्रता को बचा करके रखना है। पर क्या सुरक्षा में स्वतंत्रता है? लेकिन अगर कोई चीज़ सुरक्षित है तो क्या वो स्वतंत्र है? समझ में आ रही है मेरी बात? यानी इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं या आपके स्कूल वाले आपके साथ हैं। आपको टाइम पर आना और टाइम पर जाना, बिना मतलब एंटर होने के बाद में बिना आप परमिशन के स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हो। ये क्या है? हमारी रक्षा प्रणाली। क्योंकि हम आपका स्कूल में आने के बाद जिम्मेदारी स्कूल की हो गई है ना। घर में रहने पर आपकी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की हो गई है। तो जहाँ पर रक्षा प्रणाली का उद्देश्य हो गया है स्वतंत्रता का बचाव, लेकिन वहाँ आप स्वतंत्र नहीं है। आपकी इच्छा हो, आप घर पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप पेरेंट्स के साथ में आपको जितनी आपको छूट दी जाएगी किसी काम को करने की, उतनी ही कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार स्कूल में है।
क्या सैनिकों को स्वतंत्रता है? नहीं, वे नियमों में बंधे हैं। यदि उन्हें बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो वे दाहिना कदम भी नहीं उठा सकते। देखिए, अब यहाँ है किसी चीज को अनुशासन में लेने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यानी कि जब आपने फ्लैग मार्च किया था तो आपने देखा ना, पहले दायां पैर उठाना है कि बायां उठाना है। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर इसके विपरीत किया तो वो गलत हो जाएगा। उनके कदम नपे तुले होते हैं। वो आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जो दिल्ली में परेड होती है वो देखिए, कभी देखिए 9th क्लास? यस मैम। देखिए, आपने देखा होगा कि जो बटालियन होते हैं उनके पैर एक साथ उठते हैं। अगर उनको सिर्फ उनके पैरों को देखा जाए तो एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं होता। जितने अगर 500 आदमी अगर वहाँ परेड करें तो सेम उनका डायरेक्शन में पैर उठेगा। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि तो वो दाहिना कदम भी अपनी इच्छा से नहीं उठा सकते। लेकिन जहाँ आपको स्वतंत्रता दी जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उनके कदम नपे तुले होते हैं, वे स्वाभाविक चाल भी नहीं चल सकते। इस रक्षा प्रणाली में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। इनको स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। वे देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ऐसे ही पुलिस भी। यानी देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने आप को उनको कितना बंधन में रहना पड़ता है कि उनका हर कदम भी उनके आदेशानुसार चलता है। ऐसे ही पुलिस भी वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। यानी कि आप हेलमेट लगा के जाना, चोरी नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, तो आपको इस काम की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? पुलिस रक्षा करती है। अनुशासन स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगर आपको अनुशासन में रखना है तो आपकी स्वतंत्रता को कंट्रोल में रखना होगा। ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इसे समझो और आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं कि आपको स्कूल में आने के बाद में आपको किसी चीज़ के लिए नहीं क्लास में रहना है, आपको शोर नहीं करना है, आपको दूसरी क्लास में दौड़ भाग नहीं करनी है। वो किस लिए है कि क्लास में, स्कूल में अनुशासन बना रहे, इसी के लिए आपको बाउंड किया जाता है। लेकिन उस समय आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और यही तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना ध्यान स्वतंत्रता पर देते हो या अनुशासन पर। यही तुम्हें सुखी और दुखी बनाता है। आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो जो स्कूल के या घर के अनुशासन का पालन करते हैं। अगर आपके घर में कुछ नियम है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये खाने का समय है, ये आप दोस्तों से बात करने का समय ये है, यहाँ, तो वो सारे जब अनुशासन आप पे लागू किए जाते हैं तो आप में से कुछ बच्चे तो उसको फॉलो करते हैं और कुछ अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं कि नहीं, है ना, अपशब्द बोलते हैं। क्यों? कि उन्हें स्वतंत्र रहने की आदत है, वो अनुशासन में बंधना नहीं चाहते। पैराग्राफ का उद्देश्य कि अगर आप अनुशासन में रहोगे तो वो तुम्हारे लिए ही आगे जीवन में सफलता के मार्ग को दिखाता है, जो कि कल मैंने आपको क्लास में समझाया था कि हर छोटी छोटी चीज़ आपके जीवन, आने वाले जीवन पर काफी प्रभाव डालती है। आप जैसा अभी बनोगे, चाहे वो स्कूल को लेके हो, चाहे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हो या आपके घर के नियमों को लेकर हो, आप जैसा अभी कर रहे हो जीवन में आप आगे बनोगे। ये ध्यान रखो। तो अभी से अपनी आदतों को थोड़ा अनुशासित रहना सीखो। अब देखिए, ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। इस पैराग्राफ के बाद जो प्रश्न बनता है, अनुशासन और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, होते हुए भी परस्पर क्या है? पूरक है। हमने ऊपर पढ़ा था, ध्यान आ गया यहाँ पर? फर्स्ट लाइन थी हमारी कि स्वतंत्रता अनुशासन एक दूसरे के विपरीत होते भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारा आंसर इसमें से पूरक शब्द आ जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हमारा रक्षा। अब रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है, मैंने कहा था हर एक को जो प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद जो आपको विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों को पढ़ना है और उस आंसर से मैच करना है कि कौन सा विकल्प सही है। रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है परतंत्रता का बचाव। परतंत्रता मतलब बंधन।
स्वतंत्रता का बचाव, स्वतंत्रता और परतंत्रता का बचाव और गुलामी पर रोक। तो रक्षा प्रणाली का उद्देश्य हमने पढ़ा था यहाँ पर स्वतंत्रता का बचाव। देखिए रक्षा प्रणाली का उद्देश्य है स्वतंत्रता का बचाव। मिल गया आंसर, मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यदि सैनिकों को बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो वे दाहिना कदम उठा सकते हैं। उठा सकते हैं क्या दाहिना कदम? अगर बाएं का आदेश मिले तो नहीं उठा सकते, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। सेकंड था हमारा दाहिना कदम भी नहीं उठा सकते। सही बात है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि यदि अगर उनको बायां कदम उठाने का आदेश मिले तो वो दायां कदम भी उठा नहीं सकते, यानी कि ये आंसर आपका सही है। लेकिन इसको सही लगाने से पहले आपको बाकी के 2 ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए। दाहिना कदम कभी कभी उठा सकते हैं, दोनों कदम उठा सकते हैं। हमें पता है कि दोनों चीज़ ही पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सही सेकंड नंबर का हो गया। इसी तरह से ये देखिए नेक्स्ट, देश की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है जिनको स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। यानी कि जिनको खुद को आज़ादी नहीं है उनको देश की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि आपके पेरेंट्स को, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। क्यों? कि वो घर के बड़े हैं, घर के मालिक हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी आपके परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी हो गई? आपके पेरेंट्स की। लेकिन आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या करते हैं? स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते कि वो जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाएं, वो सारे दिन घूमते रहें, सारा पैसा अपने हिसाब से खर्च करते रहें। नहीं, वो हर चीज़ को सिस्टमेटिक काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी सुरक्षा की या आपकी रक्षा की जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन वो फिर भी स्वतंत्र नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। जैसे देश की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है जिनको स्वयं बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती है। यानी आपको जिम्मेदारी तो दे दी, जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है उसकी आज़ादी उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आया या नहीं आया? पहले तो ये बता दीजिए। हाँ, अब जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया था उससे कुछ फ़ायदा हुआ या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये भी बताओ। जैसे नेक्स्ट टॉपिक को, हाँ फायदा हुआ ना? तो आज से ध्यान रखो, कल हम जब क्लास में चैप्टर वो आपका जो अपठित गद्यांश मैंने करवाया है उस अपठित गद्यांश को रीड करना है और जो क्वेश्चंस मैं दूंगी वो आपको करने। आज केवल हमने ऑप्शन वाले सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको दिए हैं। नेक्स्ट जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा उसमें वाक्य, मतलब 2 ऐसे 3 वाले, किस तरह से हम इसका शीर्षक ढूंढते हैं कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, उस तरह के। तो इस तरह करके आपको 3-4 मैं अपठित गद्यांश करवा दूंगी। लेकिन ये अपठित गद्यांश एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में जो आएगा वो और अपठित गद्य आएंगे, यानी इन सब के अलावा आएगा। क्लियर हो गया? ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है? चलिए, टाइम हो गया, एक बार देख लीजिए। 5 मिनट बचे हैं, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप देख लीजिए एक बार। किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़। नो मैम। नहीं तो चलो मैं बात करती हूँ आपसे। जस्ट ए मिनट।